बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डिलिबरेटली हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उनका इन्वर्स बना दिया। ठीक है जी। तो एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है f जो कि सेट x से सेट y तक डिफाइन है। सेट x बन जाएगा डोमेन, ठीक है जी, और सेट y बन जाएगा रेंज। ठीक है जी। साथ में फंक्शन f x से y डिफाइन है। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, जिसका मतलब ये हो गया कि x इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल X, y इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y। ये एक जनरल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो गई। ठीक है। यदि कोई फंक्शन x से y में डिफाइन है तो वी कैन से fx इज इक्वल टू y, जहां x इज एन एलिमेंट ऑफ x एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y। ठीक है। अब मान लीजिए इस फंक्शन का जो डोमेन और रेंज है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इस तरीके से ये डोमेन है और ये मान लीजिए रेंज है। ठीक है। तो मान लीजिए डोमेन में कुछ पॉइंट है, कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं बना रहा हूँ आपको एलिमेंट्स कुछ। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं कुछ, और रेंज में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब ये आपस में कुछ इस तरीके से मैप हैं कि x का ये एलिमेंट y के इस एलिमेंट से मैप है, ये एलिमेंट इससे मैप है, ये एलिमेंट इससे मैप है एंड ये एलिमेंट इससे मैप है। तो आप देख सकते हैं कि x के सारे एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से मैप होगा। y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जो कि x के किसी न किसी एलिमेंट से मैप ना हुआ हो। इसको बोलते हैं ऑन टू, है ना, ऑन टू कंडीशन होती है। सेम चीज ये है कि x में भी कोई भी एलिमेंट ऐसा लेफ्ट आउट नहीं हुआ है जो कि y के किसी न किसी एलिमेंट से मैप ना हुआ हो। दूसरी चीज क्या है, ये फंक्शन 1 1 है, यानी x में ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट एक ही y के एलिमेंट से मैप हो रहे हैं। तो ये हो गया 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है। इस तरीके का यदि स्ट्रक्चर है फंक्शन का तो हम उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, बाइजेक्टिव या 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये फंक्शन यदि बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स होगा, मान लीजिए इसका इन्वर्स इज गिवन बाय g फ्रॉम y टू x। इन्वर्स में एक चीज और होती है बच्चों, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन था वो इन्वर्स फंक्शन का रेंज बन जाएगा, और जो रेंज था वो इन्वर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से यदि f(x) इक्वल टू y है तो नई डेफिनेशन क्या बनेगी, gy इज इक्वल टू x, और जहां वेयर y क्या है, f(x) है। ठीक है। तो हम g को क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ या इनवर्स फंक्शन ऑफ f। ठीक है। तो g को हम क्या बोल सकते हैं, g को बोल सकते हैं हम f इनवर्स। ठीक है जी। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, राइट। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की उसमें देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से हम एक्चुअली में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और हमें क्या करना होगा। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आई कैन से कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है जी। आपको एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि साइन इनवर्स 1/2 दे देगा वो एग्जामिनर, और पूछेगा व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू साइन इनवर्स 1/2, या फिर पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। बच्चों हम लोगों ने अभी देखा कि लास्ट लेक्चर में बेसिकली देखा कि डोमेन को, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो वैल्यू रह जाती है ना, जो डोमेन का जो इंटरवल रह जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जैसे कि साइन फंक्शन के लिए हमने क्या किया था, -π/2 से π/2 तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ठीक है। मान लीजिए साइन x इज इक्वल टू y एक नॉर्मल फंक्शन है, साइन x इज इक्वल टू y। ठीक है। तो ये फंक्शन नेचुरली किसके लिए डिफाइंड है, x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, y की वैल्यू हमेशा -1 से 1 में रहने वाली है। हमने इसमें यदि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, ये हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो इसके बाद ये जो वैल्यू होती है, ये जो इंटरवल है x का, इस इंटरवल को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की याद रखनी होगी, और उस ब्रांच के अंदर से इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की इस वैल्यू के लिए
एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो -π/2 से π/2 के बीच में साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा 30 डिग्री होता है या फिर π/6। देखो थीटा इज इक्वल टू π/6 या 30 डिग्री या 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। होपफुली आपको रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन पता होगा ना। π/6 बोलते हैं तो इसका मतलब रेडियन में बता रहे हैं एंगल, ठीक है, और 30 डिग्री बोल रहे हैं तो हम डिग्री में बता रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बाकी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। π/6 क्या हो गया? 180/6 यानी कि 30 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो आपने सिंपल देखा कि साइन थीटा 1/2 है तो थीटा होगा π/6। सिमिलरली यदि कॉस थीटा 1/2 है तो कॉस थीटा इज 1/2, तो थीटा क्या होगा बच्चों? कॉस इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू π/3 या 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री ना, और है ये ना, और तो सिंपल है बच्चों, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग देख ही चुके हो ना। जब हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो हमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए कि कॉस इनवर्स -1/√2, अब इसकी वैल्यू निकालने को बोला जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के टाइम पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि आप ले सकते हैं कि सिंस सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, तो कुछ बच्चे लिख देंगे कि 225 डिग्री, कि कॉस 225 डिग्री भी -1/√2 होता है। मगर 225 डिग्री जो है वो कॉस के रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता। अब ये रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इन्वर्स निकालने के लिए उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर, ठीक है। तो जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उनकी वैल्यूज़ देखते हैं क्या आ रही है। अब इन वैल्यूज़ को हमें याद रखना पड़ेगा बच्चों, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इस टेबल पे बेस्ड है। यदि ये टेबल आपको एकदम अच्छे से बिल्कुल लर्न बाई हार्ट हो गई है ना, इसको लर्न बाई हार्ट कर लीजिए। इसमें जैसे जो छपा हुआ है ना, आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। यदि ये टेबल याद है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा फिरा के आ जाए, इस टेबल के याद होने के कारण आप वो उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो देखिए क्या है कि इसमें, अच्छा एक चीज़ और, जो डोमेन था sin x इक्वल टू वाई का, वो यहाँ पर रेंज बन गया। देखिए नॉर्मल फंक्शन था sin x इक्वल टू वाई, और इसका इन्वर्स फंक्शन क्या बन गया? sin इन्वर्स y इक्वल टू x, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम sin इन्वर्स x इक्वल टू वाई। अब ये इन्वर्स फंक्शन है, तो इसमें जो sin x इक्वल टू वाई का जो डोमेन था वो यहाँ पे रेंज बन गया, और जो रेंज था वो डोमेन बन गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा -1 से 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। ये चीज़ कॉस थीटा पे भी लागू होती है। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है। इस चीज़ को बोलने का एक और तरीका है कि मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। ऑब्वियसली मॉड है तो ग्रेटर देन 0 तो हो गई। सिमिलरली मॉड ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, इज ऑल्सो 0 to 1 के बीच में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसी भी क्वेश्चन में आप इन जनरल रूल याद रखो, फिजिक्स भी कर रहे हो, मैथ्स भी कर रहे हो, तो जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो रिजल्ट आया है, आपका जो आंसर आया है वो साइन थीटा इक्वल टू मोर देन 1 आ गया, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे हो गई है। इस साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा 1 से कम होते हैं, -1 से ऊपर, मतलब मॉड की बात कर रहा हूँ। मॉड हमेशा 1 के बीच में, 0-1 के बीच में होता है, ठीक है। तो इन डोमेन और रेंज को बच्चों को याद करना है। आप 2 मिनट रुक के तसल्ली से इनको, बल्कि मैं कहूँगा कि एक बार फॉर्मूला सिस्टम में नोट करके इसको डेली रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। तो साइन इनवर्स का डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज हो गई -π/2 से π/2, यानी कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। जब भी आपसे साइन इनवर्स सम वैल्यू पूछा जाएगा, कोई भी वैल्यू आए, आपको जवाब हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही देना होगा। सिमिलरली कॉस के लिए रेंज डिसाइड की गई 0 to π। बच्चों इसके पीछे भी एक लॉजिक है वैसे तो। 0 से π क्यों? क्योंकि कॉस थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है रेस्पेक्टिवली। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए एंगल मिल जाएगा इस रिस्ट्रिक्टेड एंगल प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। सिमिलरली -π/2 और π/2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, और फर्स्ट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए इसको -π/2 से π/2 लिया गया है। अच्छा कोसेक का डोमेन बच्चों, सॉरी कोसेक इनवर्स की जो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच है वो -π/2 से π/2 है, मगर सिंस साइन 0
0 होता है और cosec थीटा होता है 1/sin, यानी कि 1/0 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए 0 को हटाया गया है। -π/2 से π/2 के इंटरवल में से आप 0 को हटा देंगे, बिकॉज cosec थीटा इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं होता। सिमिलरली बच्चों sec इनवर्स में भी क्या है, अच्छा एक चीज़ और, cosec का जो रेंज है, सॉरी cosec की जो डोमेन है वो रियल -1 to 1 है। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि sin थीटा, ठीक है, हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, और आपको ये भी मालूम है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। और sin थीटा हमेशा 1 से और -1 के बीच में होगा, या मॉड ऑफ sin थीटा इज लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि cosec थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। इसीलिए जो cosec थीटा का डोमेन है वो क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू, यानी -1 से 1 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं उनको हटा दो, बाकी पूरा रियल नंबर का सेट cosec इनवर्स का डोमेन होगा। अब ये ब्रैकेट कैसा है बच्चों? ये नॉर्मल ब्रैकेट है, इसका मतलब -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि रियल नंबर में से आपको -1 1 वाला इंटरवल हटाना है, लेकिन -1 और 1 नहीं हटाना है, यानी -1 और 1 वैल्यू हो सकती है, बिकॉज जब sin थीटा 1 होगा तो cosec थीटा भी 1 हो जाएगा, जब sin थीटा -1 होगा तो cosec थीटा भी -1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना बच्चों, इसका एक इंपॉर्टेंस है। सेम लॉजिक गोज फॉर sec थीटा, बिकॉज sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है 1/cos थीटा। तो जो लॉजिक हमने cosec के लिए बताया था वो सेम लॉजिक sec थीटा के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। और सिंस cos इनवर्स का रेंज था 0 to पाई, तो sec इनवर्स का रेंज भी 0 to पाई है, बस उसमें π/2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन cos π/2 इज 0, तो sec π/2 इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये चीज़ और ये चीज़ समझ लेना बच्चों। अब ये 4 वैल्यूज अच्छे से समझ ली हो, याद कर ली हो, उसके बाद देखिए tan में बच्चों, tan का डोमेन वो रियल नंबर का डोमेन होता है, यानी किसी भी वैल्यू का आप tan इनवर्स निकाल सकते हो। सेम लॉजिक गोज फॉर cot इनवर्स, ठीक है। मगर tan इनवर्स का जो रेंज है वो होती है -π/2 से π/2, और cot इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। एक तरीका और भी याद रखने का, cos का 0 to पाई, sec का 0 to पाई और cot का 0 to पाई, यानी कि cos, sec और cot 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, तीनों। सिर्फ sec इनवर्स में π/2 एक्सक्लूडेड होता है। sin, cosec और tan, इन तीनों का -π/2 से π/2 के बीच में इंटरवल है। सिर्फ क्या अंतर है कि cosec इनवर्स में 0 एक्सक्लूडेड होता है। एक और अंतर है बच्चों, देखिए ये एक्सक्लूडेड इंटरवल है, यानी -π/2 π/2 इंक्लूडेड नहीं है, जबकि sin इनवर्स में -π/2 π/2 इंक्लूडेड थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि tan ऑफ π/2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि tan π/2 क्या होता है? tan 90 डिग्री इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली tan -90 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो जब भी आपसे इनवर्स फंक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी, आपको इस रिस्ट्रिक्टेड रेंज में से, रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में से ही जवाब देना है। तो अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखना, और उसके बाद उन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए क्या है बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज, देखिए मान लीजिए बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज इक्वल टू थीटा। बट ये जो प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये कब वैलिड होगी? जब ये जो वैल्यू है थीटा की, ये लाई करेगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, या जो डिसाइडेड रेंज है उसके अंदर जब लाई करेगा थीटा, तब ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। यानी कि -π/2 से थीटा की वैल्यू +π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल में होनी चाहिए ना। देखिए ये क्लोज इंटरवल होता है बच्चों, -π/2 क्लोज इंटरवल, +π/2 क्लोज इंटरवल। और ये क्या है? जैसे tan इनवर्स के लिए ये जो इंटरवल है ये ओपन इंटरवल है ना, तो ये क्लोज्ड, ये ओपन। क्लोज इंटरवल में एंड वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं, ओपन इंटरवल में एंड वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज लाइंग बिटवीन -π/2 टू π/2। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। देखो आपको एकदम से समझ में आएगा कि कितना अंतर है। मान लीजिए किसी ने पूछा साइन इनवर्स ऑफ साइन
60 डिग्री या π/3, ये क्या होगा? अब सिंस ये π/3 जो है इस रेंज में लाई करता है क्या, -π/2 से π/2 के बीच में है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये वैल्यू सिंपली हो जाएगी π/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए किसने पूछा कि साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री को क्या बोल सकते हैं बच्चों? 2π/3, ठीक है, ये बोल दिया। अब ये क्या 2π/3 होगा? सिंस देखो 2π/3 क्या होता है, π/2 से बड़ा होता है ना, पाई इज 180 डिग्री, तो π/3 60 और 2 × 60 120, तो ये एक्चुअली एंगल हो गया 120 डिग्री का, विच इज मोर देन π/2 या मोर देन 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, π/2 से बड़ा है या 90 डिग्री से बड़ा है। तो इस केस में यानी साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज नॉट इक्वल टू 2π/3, क्योंकि थीटा इस रेंज में आना चाहिए। तो क्या करोगे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आप साइन 2π/3 को रीराइट करोगे, ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे सच दैट कि ये जो एंगल है वो -90 से +90 के बीच में आ जाए। तो आपको पता है कि साइन 120 डिग्री क्या होता है। देखिए साइन ऑफ 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 180 - 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। देखिए साइन 120 डिग्री को साइन 180 - 60 लिख सकता हूँ। और आपको मैंने बताया था बिगिनिंग के लेक्चर में कि जब भी 180 - थीटा होता है तो साइन में क्या होता है, ये साइन 60 हो जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज 180 - 60 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 180 है तो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो अनचेंज्ड रहेगा। 180 और 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बदलता है, तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 2π/3 को मैं साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बन गई मेरी अब साइन इनवर्स साइन ऑफ 60 डिग्री या π/3 एंड दिस इज इक्वल टू π/3। कुछ बच्चे इसको क्या गलती कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 देखा और देख के लिख दिया 2π/3, ठीक है। ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये नहीं होगा सही। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये -π/2 से π/2 की रेंज में या इस इंटरवल में नहीं आ रही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 2π/3 को इस तरीके से रीराइट करना पड़ेगा कि एंगल की वैल्यू -90 से +90 के बीच में आनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसके लिए क्या रूल है बच्चों कि थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। ये हमें कैसे मालूम चलेगा, इस टेबल से मालूम चलेगा। ये देखिए कॉस इनवर्स में रेंज क्या आ रही है, 0 to पाई, क्लोज इंटरवल है, यानी 0 और पाई इंक्लूडेड है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी कॉस इनवर्स कॉस थीटा आपके सामने आएगा, आपको ये चेक करना है कि दिस इज इक्वल टू थीटा जब थीटा की वैल्यू 0 to पाई के बीच में हो, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों उसके ऊपर। सपोज कोई पूछता है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 225 डिग्री, ठीक है। तो 225 डिग्री आपको मालूम है कि पाई से बड़ा है, पाई मतलब 180 डिग्री हो गया ना, 225 इज मोर देन पाई। तो इसमें क्या करोगे, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ 225 को आप किसी भी तरीके से ऐसा करो कि ये वैल्यू जो है ना, ये एंगल जो है, ये एंगल 180 डिग्री से कम और 0 से ज़्यादा आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, कॉस 225 को आई कैन राइट कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, दिस इज माइनस कॉस 45 डिग्री, ठीक है। क्यों होता है माइनस, क्योंकि 180 प्लस 45 डिग्री हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस और सेक नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, आपके मिल गया माइनस कॉस 45 डिग्री। अभी भी क्या है बच्चों, ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस 45 डिग्री है। तो बच्चों माइनस कॉस 45 डिग्री को आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ वन ट्रिक कि कॉस माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं। देखिए कॉस में 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये आपको याद रखना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है।
और आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। इनका ऑब्वियसली एक लॉजिक है, इनके पीछे एक डेरिवेशन भी कह सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, कि जब भी आप चेक करेंगे, देखिए एक क्वाड्रेंट बना के मैं समझाया था कि ऑल साइन टेन कोसाइन, ऑल साइन एंड कोसेक टेन एंड कॉट कोसाइन एंड सेक, ठीक है। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ आपको यदि याद है, ठीक है। और जब भी हम बोलते हैं 180 प्लस माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमेशा 0 to 90 डिग्री के बीच में होती है। इसमें इक्वल नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि ये एक्चुअली लेस देन 90 होती है, सॉरी लेस देन 90 होती है ये, ठीक है। इक्वल टू 90 हो गया तो वो क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल या बड़ी और 90 से छोटी होती है। इसमें बच्चों थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 से 90 के बीच में होती है, ठीक है। जब भी आपसे कोई बोलता है cos 180 प्लस माइनस थीटा, तो इसका मतलब है थीटा इज अ एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अब ये देखो कि यहाँ 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, 180 मतलब ये लाइन होती है 180 के करस्पॉन्डिंग, है ना, 180 डिग्री, ये होती है 0 डिग्री, ये होती है 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये वापस से 360 डिग्री या 0 डिग्री। तो जब भी आएगा थीटा तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब 90 प्लस थीटा आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यदि किसी को नहीं कैच कर पाया हो तो एक बार रिवाइंड कर लो इतनी सी चीज़, और हमेशा काम में आने वाली चीज़ है ये, ठीक है जी। तो जब भी cos 180 प्लस माइनस थीटा आएगा तो यानी या तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और दोनों ही क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया cos 180 प्लस माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ठीक है। यानी कि जब भी आपको माइनस cos थीटा को cos ऑफ सम एंगल में कन्वर्ट करना हो तो 180 प्लस माइनस कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मुझे cos माइनस cos 45 को कन्वर्ट करना है cos के किसी एंगल में। तो दूसरी चीज़ मुझे मालूम है कि टू रिमेन इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुझे थीटा की वैल्यू 0 to 180 की डिग्री के बीच में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा cos ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री, इस तरीके से, ये 45 है ना, 45 डिग्री, तो वैल्यू मिल जाएगी बच्चों cos ऑफ 135 डिग्री, ठीक है जी। तो ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी cos इनवर्स cos ऑफ 225 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल प्रॉब्लम को एक बार रीराइट कर रहा हूँ, cos इनवर्स cos ऑफ 225 डिग्री था, ये प्रॉब्लम हमें दी गई थी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, राइट। तो मैंने इसको रीराइट करके क्या लिखा, मैंने लिख दिया cos 225 को लिख दिया मैंने cos ऑफ 135 ना, 135 डिग्री, ठीक है जी। और इस तरीके से ये हो गया 135 डिग्री, ये इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, 3π/4। सिंस 135 डिग्री प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, दिस इज द राइट आंसर। आप इसको डायरेक्टली cos इनवर्स cos 225 को 225 लिखने की गलती मत कर देना, दिस इज नॉट द राइट आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों याद रखने की चीज़ थी, दो प्रॉपर्टी हमने देखी अभी, साइन इनवर्स साइन थीटा एंड cos इनवर्स cos थीटा, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम देखते हैं बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होती हैं, और उन सब पे बेस्ड हम एक एक क्वेश्चन भी करते जाएंगे, सो दैट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सारा गेम ही इन प्रॉपर्टीज़ को सही से यूज़ करने का है। कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम एक एक करके सारे फॉर्मूलेज सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कॉम्प्रहेंसिवली सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी एक भी सिंगल फॉर्मूला आपका बचेगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज़ में बच्चों ये कहा जाता है कि 1 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म, तो मुझे समझ नहीं आता कि 1 घंटे में, यार गवर्नमेंट ने पूरी 1 साल दिया बच्चों को पढ़ने के लिए, आप 1 घंटे में पूरा कोर्स करा दोगे तो 13-14 चैप्टर्स हैं, तो 13-14 घंटे में पूरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं है बच्चों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता है। आप तसल्ली से समझते हुए पढ़िए और आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। कॉम्प्रहेंसिवली हमने पूरा कोर्स तैयार किया है बच्चों आपके लिए, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला आपको क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। उसके बाद में पहले एक बार सारा कंटेंट कवर होने के बाद हम लोग
बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस का अलग से वीडियोस बनाएंगे जो आपकी प्रैक्टिस को बहुत बढ़िया कर देगा। तो बच्चों देखते रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।